दोस्तों नमस्कार, सर कैलाश विश्वकर्मा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। और प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं मैं मूल्यांकन। और मूल्यांकन में आज हमारा जो टॉपिक है उसकी बात करूंगा। तो अधिगमकर्ता की तैयारी के स्तर के आकलन हेतु उपयुक्त प्रश्नों का निर्माण, कक्ष में अधिगम को बढ़ाने आलोचनात्मक चिंतन तथा अधिगमकर्ता की उपलब्धि के आकलन के लिए यह हमारा आखिरी टॉपिक है खंड अ का, और इस पर आज हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं उपलब्धि का मूल्यांकन यानी आकलन। आकलन को ही हमने मूल्यांकन कहा है, यह इसका अर्थ होता है। हमने ये बात आपको पहले बताया था। तो हम बात करेंगे कि जो विद्यार्थी होते हैं उनकी उपलब्धि का मूल्यांकन हम लिखित या मौखिक दो प्रकार से कर सकते हैं। अर्थात जो मूल्यांकन किया जाता है वो दो प्रकार से किया जाता है, या तो लिखित होगा या मौखिक होगा। जो विद्यार्थी हैं उनके मूल्यांकन के लिए निबंधात्मक एवं वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाते हैं। अब यहाँ प्रश्नों की बात करें तो दो प्रकार के प्रश्न होंगे, एक निबंधात्मक हो जाएगा और दूसरा वस्तुनिष्ठ प्रश्न हो जाएंगे। और उत्तर के आधार पर अधिगम का मूल्यांकन किया जाता है कि उन्होंने इनके जो उत्तर दिए उसके आधार पर हम उसका मूल्यांकन कर लेते हैं। अधिगम के मूल्यांकन के लिए ग्रेडिंग पद्धति के प्रयोग को श्रेष्ठ माना गया। आप देखते हैं कि परसेंटेज पद्धति भी होती है, लेकिन यहाँ पर जो ग्रेडिंग पद्धति हम ग्रेड देते हैं, जैसे ये नीचे आप ग्रेड देख रहे हैं, ये इस प्रकार से ग्रेड देने की पद्धति को श्रेष्ठ माना गया है। विभिन्न क्षेत्रों में विद्यार्थी की उपलब्धि की रिपोर्ट तैयार करने के समय समग्र ज्ञान में ग्रेडिंग के 5 बिंदु का प्रयोग किया जाता है। वो 5 बिंदु, पहला ग्रेडिंग होता है, दूसरा परिणाम है और तीसरा अंक। इस प्रकार हमने विभाजित किया है कि कितने अंकों पर कितना परिणाम दिया जाएगा। तो ग्रेडिंग यदि ए रही, ए और इसको प्लस किए, ए प्लस रही तो सर्वोत्कृष्ट कहा जाता है, यानी 90 से 100% के बीच में अंक हासिल किए हैं, इसलिए ए प्लस मिला उसे। दूसरा सिर्फ सिंपल ए यदि है तो इस ए में आप देखिए उत्कृष्ट माना जाता है, अर्थात 75 से 89 तक के जो अंक आएंगे विद्यार्थी के वो इस पे आ जाएंगे। तीसरा बी ग्रेड की बात करेंगे हम, तीसरा नंबर बी में आएगा, इसको हम बहुत अच्छा कहेंगे। अर्थात ये देखिए 75 है, इससे एक कम 74, 56 से 74 के मध्य के जो विद्यार्थी आएंगे परसेंटेज वाले, वह बी ग्रेड में आएंगे, यानी बहुत अच्छा। और सी ग्रेड वाला जो है सिर्फ इसे हम अच्छा कह सकते हैं, यह 35 से 55 तक आएगा। 35 से 55 तक के अंक आएंगे जिसके परसेंटेज पे आएंगे, वह सी ग्रेड में आएगा। और डी ग्रेड में ऐसे बच्चों को रखा गया है जो औसत हैं, अर्थात 35 से कम हैं, उनको डी ग्रेड में रखा गया है। इसलिए ये ग्रेडिंग सिस्टम बहुत अच्छा माना गया है और ग्रेडिंग सिस्टम से हम मूल्यांकन करते हैं। अब बात करेंगे हम प्रश्नों की, क्योंकि हमें अधिगम में प्रश्नों को पूछने की बात की गई है। तो प्रश्न बनाते समय कैसे बनाएं, कैसे पूछें। तो रेमाउंट ने कहा है कि अच्छी प्रश्न कला की तकनीक को जानना एक युवा शिक्षक का सर्वाधिक आवश्यक उद्देश्य होना चाहिए। अर्थात जो एक शिक्षक है उसे अच्छी प्रश्न कला की तकनीक होना बहुत आवश्यक है। कक्षा में प्रश्नों को पूछते रहने से कक्षा का माहौल जीवंत बना रहता है। इससे छात्रों में भी उत्तर देने की उत्सुकता बढ़ती है। प्रश्नों के द्वारा शिक्षणार्थियों में चिंतन एवं शिक्षण क्रियाशील बनी रहती है। जो चिंतन है, जो शिक्षण है, वो क्रियाशील बनी रहती है। प्रश्न पूछने के उद्देश्य क्या हैं, इन पर भी हम बात करते हैं। तो विद्यार्थी जो होता है उसको पाठ के बारे में पढ़ने के लिए प्रेरित करना। जो हम प्रश्न पूछते हैं तो ऐसे प्रश्न पूछे कि विद्यार्थी उनके कारण उन प्रश्नों से पाठ को पूरा पढ़ ले। पढ़ाए गए पाठ का आकलन करना, जो हमने पाठ पढ़ाया है उसका आकलन हो जाए उन प्रश्नों से। पाठ को समझने में हो रही कठिनाई दूर करना, जो कठिनाई हो रही है वो दूर होती है प्रश्नों के द्वारा। और शिक्षार्थी से मौखिक प्रश्न पूछकर दबाव बनाना, ताकि महत्वपूर्ण विषय पढ़ाई से छूट ना जाए। जो महत्वपूर्ण विषय है वो पढ़ाई से छूट ना जाए, इसलिए मौखिक प्रश्न भी पूछ लिए जाते हैं। तो प्रश्न पूछने के ये उद्देश्य होते हैं जिन पर हमने बात किए। अच्छे प्रश्न की विशेषताएं
क्या हो सकती है, कौन सी विशेषताएं होती, इसकी बात करेंगे। द्विअर्थ यानी दो अर्थ निकलने वाले वाक्यों से प्रश्न नहीं बनाने चाहिए, अर्थात ऐसे प्रश्न बनाने चाहिए जिनका सिर्फ एक अर्थ निकलता हो, दो अर्थ निकलने वाले प्रश्न नहीं बनाने हैं। जैसे भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, यहाँ राज्य क्षेत्रफल या जनसंख्या के अनुसार से बड़ा स्पष्ट नहीं है, अर्थात आप पूछेंगे कि राज्य है तो क्षेत्रफल के अनुसार बड़ा है या जनसंख्या के अनुसार बड़ा है, ऐसा अलग अलग करके पूछना है। सबसे बड़ा राज्य कौन सा है ऐसे पूछेंगे तो इसके दो अर्थ निकलेंगे, क्षेत्रफल और जनसंख्या के आधार पर कौन सा बड़ा है। किसी निश्चित क्रम में उत्तरों को रखने से बचना चाहिए, कोई निश्चित क्रम है तो उनको रखना नहीं चाहिए। तीसरा, यदि सही उत्तर एक निश्चित क्रम में आने लगते हैं, यदि सही उत्तर है और निश्चित क्रम में आने लगते हैं तो शिक्षार्थी उस क्रम को समझ जाते हैं और उस क्रम के आधार पर ही सही उत्तर दे देते हैं, उस क्रम के आधार पर वो सही उत्तर दे देते हैं। अतः सही उत्तर के लिए कोई क्रम नहीं बने, इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि क्रम ना बन जाए कहीं। प्रश्न बनाने के लिए पाठ्यपुस्तक के वाक्यों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, जो पाठ्यपुस्तक में हमारे दिए हैं उन्हें उन वाक्यों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अपने शब्दों में प्रश्नों की रचना करनी चाहिए। प्रत्येक प्रश्न का विशिष्ट उद्देश्य स्पष्ट होना चाहिए, जैसे भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे, स्पष्ट होना चाहिए उद्देश्य। और अंत में हम बात करेंगे, प्रश्न परस्पर संबंधित नहीं होने चाहिए, अर्थात दो प्रश्न मिलते जुलते नहीं होने चाहिए, नहीं तो मिलते जुलते प्रश्न दे दिए तो बच्चे उसमें संबंध कर देंगे और उन्हें बहुत ही इसमें दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं होगी। तो इस प्रकार अच्छे प्रश्नों की ये विशेषताएं थी। प्रश्न पूछने के उद्देश्यों पर चर्चा की हमने, और आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे का टॉपिक लेकर, तब तक के लिए नमस्कार। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें।